हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण मतलब जिन्होंने भारत में पहले आक्रमण किया अरबों से पहले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तेजस शिक्षा चैनल को। और चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, आज का लेक्चर छोटा भी होने वाला है तो जल्दी जल्दी हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो है सबसे पहले पर्शियन अम्पायर का सबसे पहले विदेशी आक्रमण का प्रमाण पर्शियन अम्पायर का मिलता है, जो कि हखमनी अम्पायर कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम ईरान के हखमनी राज्य के पारसियों ने आक्रमण किया था, और वो आक्रमण करने वाला कौन था? उस राजा का नाम साइरस द्वितीय। साइरस, पेन बदल लेते हैं। साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था सर्वप्रथम। ईरान के हखमनी साम्राज्य का शासक था। जिंद अवस्था ग्रंथ जो है ईरानियों का, जिंद अवस्था, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब मगध वगैरह थे तो उस समय अभी अलेक्जेंडर आया नहीं था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। तो उससे पहले यहाँ पर हखमनियों का साम्राज्य था। हखमनी जो पारसी लोग थे उनका साम्राज्य था। फिर पारसियों के ऊपर अरबियों ने आक्रमण किया और फारस के लोगों ने आक्रमण किया, तब इनका अम्पायर ख़त्म हुआ। आज के जो आप लोग पारसी देखते हैं, टाटा, ये सब पहले पारसी थे, पहले वहीं पे थे, फिर बाद में यहाँ पे आए हैं। देखिए, जिंद अवस्था ईरानी ग्रंथ में भारत को हिंदू कहा। जिंद अवस्था ईरानी ग्रंथ है, ये ईरानी ग्रंथ है। इन्होंने भारत को जो है भारत को हिंदू कहा। भारत को हिंदू तथा पंजाब को हप्त हिंदू, हप्त हिंदू कहा। ठीक है। और 516 ईस्वी में डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था। इसे ही दारा प्रथम कहते हैं। चलिए पेज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। 516 ईसा पूर्व में हखमनी राज्य के डेरियस प्रथम ने हमला किया भारत के ऊपर। ये सबसे पहला विदेशी हमला था, और इससे भारत से 20 प्रांत मिले, और इसने भारत के 20 प्रांत, काबुल कंधार जो थे उनको अपने मिला लिया। 20 प्रांतों को मिला लिया अपने साम्राज्य में। फिर उसके बाद डेरियस के बारे में हेरोडोटस ने कहा कि इससे भारत से 20 टन सोना व 20 प्रांत भी मिला था। हेरोडोटस ने कहा था कि इससे 20 टन सोना भी मिला था, 20 टन सोना भी मिला था। और पहले भारत में ब्राह्मी लिपि थी। देखिए, इनके विदेशियों के आक्रमण तो हुए, मगर उनके आने से सभ्यता में चेंज भी आया। जैसे जब पहले भारत में जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी, फिर इनकी ईरानी लिपि जो थी वहाँ की ईरान में प्रचलित, उस लिपि का नाम था आरमाइक। पहले भारत में ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। फिर ईरान का जब आक्रमण हुआ तो वहाँ से ईरान में जो प्रचलित थी वो कौन सी लिपि थी? आरमाइक लिपि लाई गई, और ये दोनों लिपियाँ मिलकर, ब्राह्मी और आरमाइक ने मिलकर खरोष्ठी लिपि को जन्म दिया। खरोष्ठी लिपि को जन्म दिया। और फारस की मुद्रा को, जो फारस में जो सोने की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा, फारस की सोने की मुद्रा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको क्या कहते थे? डेरिक। और जो चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा, उसको क्या कहते थे? सिगलोई। ये अपने साथ मुद्राएं भी लेकर आए और लिपियाँ भी अलग अलग लेकर आए। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। ये रहा आपका सिकंदर। देखिए, ये रहा सिकंदर। ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था?
सिकंदर, इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसका जन्म 356। सिकंदर यूनान के मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। पिता का नाम क्या था इसका? फिलिप था। और ये कहाँ का शासक था? मकदूनिया, मैसिडोनिया जो आपका है आज का मकदूनिया। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। मकदूनिया की राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, तब वहाँ मगध का राजा घनानंद था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और सिकंदर कभी भी व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर कभी व्यास नदी को ये पार नहीं कर पाया, क्योंकि हाडेस्पीज के युद्ध में ही, वितस्ता के युद्ध में ही इसको बहुत नुकसान हुआ। व्यास नदी पार नहीं कर पाया और काफ़ी इसको परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। इसकी सेना कई दिनों से बाहर की तरफ थी। उस सब हम अभी और डिटेल में देखेंगे मगर आगे। और सिकंदर व पोरस के बीच वितस्ता के तट पर युद्ध हो। वितस्ता मतलब सिकंदर व पोरस के मध्य वितस्ता, वितस्ता मतलब झेलम, वितस्ता का युद्ध हुआ। इसमें सिकंदर जीत तो गया, मगर उसने उसका साम्राज्य, पोरस का साम्राज्य वापस कर दिया था। ठीक है। वितस्ता के युद्ध में सिकंदर की मदद जो था वो तक्षशिला के शासक आम्भी ने करी थी। इस युद्ध में इसकी मदद तक्षशिला के शासक आम्भी ने करी। जाइए, वितस्ता के युद्ध में सिकंदर की मदद तक्षशिला के शासक आम्भी ने इसकी मदद करी थी, क्योंकि पोरस और इसका साम्राज्य आसपास लगता था। जो शासक था, इसको भी जीतने के लिए सिकंदर को नाको चने चबाने पड़ते। जैसे मान के चलिए ये आपका झेलम नदी है, ये बह रही है, इधर सिकंदर है अपना सिकंदर, और इधर अपना पोरस डाल लिया था। दोनों एक दूसरे को दूर से ही घूरते थे कि बीच में झेलम नदी पार करना इतना आसान था नहीं, उस समय पुल वगैरह था नहीं, तो इसको दोनों एक दूसरे से घेरते थे। फिर देखते 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 सिकंदर की सेना जब उब गई और उसमें ठिकाना में पेशेंस खोने लगा, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपनी जो सेना थी पोरस की सेना के पास यहीं रखा रहा, और पीछे से ये आगे से दिखाने के लिए खूब लंबी चौड़ी सेना खड़ी कर दिया कि हमारी देखो सेना बहुत बड़ी है। अब पीछे से जो इसकी सेना थी, यहाँ से कुछ सेना इधर की साइड आ गई, ये नदी के इस साइड, और यहाँ पर जो था वो आम्भी का शासक था। तो इसने पुल का निर्माण किया और ये सिकंदर की सेना और यहाँ से जाकर इसके ऊपर हमला कर दी, पोरस के ऊपर। हालांकि बहुत तभी का नाम उसको बहुत दिक्कत हो गई थी सिकंदर को जीतने में। सिकंदर के कारण भारत में उलूक शैली के सिक्के ढालने की प्रचलन हुआ। सिकंदर के आगमन से भारत में उलूक शैली के सिक्के ढलने शुरू हो गए। सिक्के ढलने शुरू हुए, उलूक शैली के सिक्के ढलने शुरू हुए। और सिकंदर ने निकैया नामक नगर बसाया तथा झेलम की नदी पर अपने घोड़े को समर्पित बौकेफला नगर बसाया। सिकंदर ने कौन कौन से शहर बसाए? सिकंदर ने निकैया शहर, निकैया नगर भारत में बसाया, और झेलम नदी के तट पर अपने घोड़े को समर्पित, झेलम तट पर घोड़े के समर्पित, घोड़े का नाम इसका था बौकेफला, घोड़े को समर्पित बौकेफला नगर बसाया। इसने काबुल व सिंध प्रांत में सिकंदरिया नामक शहर भी बसाया। इसने काबुल व सिंध प्रांत में, काबुल और सिंध के प्रांत में सिकंदरिया नगर बसाया अपने नाम पर, सिकंदरिया नगर
बसाया, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और सिकंदर जो था वो 19 महीने भारत में रहा और सर्वप्रथम हाथी उसने यहीं पे देखा था, झेलम की लड़ाई में, वितस्ता के युद्ध में राजा पोरस के खिलाफ। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा, सर्वप्रथम हाथी यहीं पर देखा। उससे पहले ईरान और फारस और में हाथी नहीं थे, सर्वप्रथम हाथी देखा। सिकंदर ने जाते समय, देखिए ये रहा आपका सिकंदर का साम्राज्य, देखिए ये रहा आपका, ये सिकंदर का साम्राज्य था। इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर नंद डायनेस्टी थी आपकी, ये वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है आपका, ये नंद डायनेस्टी थी यहाँ पर। और यहीं पर जब ये सिकंदर भारत आया तो चाणक्य इसको समझाने के लिए गए घनानंद को, देखो वो विदेशी है और तुम लोग एक होकर लड़ो, मगर उस टाइम इसका मजाक उड़ाया गया। और यहाँ पर झेलम के तट पर, यहीं पर झेलम के तट पर उसे हरा दिया था राजा पोरस को उसने हरा दिया, मगर उसकी सेना ढेर दिन रहते रहते अपने देश से दूर रहते रहते थक भी गई थी और लड़ते लड़ते भी थक गई थी। यहाँ से वो चली थी सेना जीतते हुए, यहाँ से, इस इलाके से, मकदूनिया से, यहाँ से, और यहाँ से लड़ते 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 यहाँ तक पहुँच गई थी। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा, इसने सर्वप्रथम हाथी भी यहीं पर देख लिया। और फिर उसके बाद सिकंदर ने जाते समय जो सिंधु प्रदेश था, ये वाला प्रदेश सिंधु के, ये वाला जो प्रदेश था वो फिलिप सिंधु, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, हाँ, सिकंदर वापस जाते समय सिंधु प्रदेश को किसको दे दिया? सिंधु प्रदेश को फिलिप को, इसी का सेनापति था। उसमें से कुछ लोग कहे कि अब हम लोग नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि अब हमारा वहाँ पे अब कोई है नहीं, इतने दिन से हम लोग बाहर हैं, पता नहीं हमारी बीवी भी हमको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, या उसको कोई और मिला होगा, तो इसलिए फिलिप को सौंप दिया। कुछ लोग यहीं पे रह गए। वापस जाते समय सिंधु प्रदेश जो था वो फिलिप को दे दिया, और सिंधु से झेलम तक का आम्भी को दे दिया। सिंधु से वैसे भी हम रहते थे तभी थी, हमारे बगल वाला था वो हमारी बीवी को लाइन मारता था, तो अब पता नहीं ठिकाना में है नहीं। सिंधु से झेलम तक, मजाक के रूप में कह रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं जाने का मन किया। सिंधु से झेलम तक आम्भी को दे दिया, आम्भी को सौंप दिया, जिसने वितस्ता के युद्ध में इसकी मदद करी थी, सिंधु से झेलम। और झेलम से व्यास का क्षेत्र जो था, झेलम से लेकर व्यास नदी तक का क्षेत्र, व्यास तक का क्षेत्र पोरस को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही आप व्यवहार मुझसे कीजिए। उसको लगा सिकंदर को कुछ माफ़ी वाफ़ी मांगेगा, मगर उसकी बातों से प्रसन्न हो गया, इसकी वजह से उसे माफ़ भी कर दिया बगैर माफ़ी मांगे, और उसका प्रांत भी उसे लौटा दिया। और पंजाब प्रांत को किसे दे दिया? पंजाब प्रांत को पिथौना को दे दिया। सिकंदर ने वापस जाते समय एक यहीं पर इसके साथ थोड़ा एक गड़बड़ इसने कर दिया। मालव भाग में वापस जाते समय मालव भाग में लूटपाट करी। नहीं तो लूटपाट नहीं करता था, केवल साम्राज्य जीतता था और चला जाता था। लूटपाट, वो भी सिकंदर की सेना जाते जाते इसको मलेरिया हो गया, बीमार हो गया था। लूटपाट और बलात्कार, वापस जाते जाते इसे मलेरिया पकड़ लिया था, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इतने दिन से युद्ध में लड़ते और ऊपर से वैद्य वगैरह थे नहीं कि घाव अच्छे से भरें, उन सब का थी इलाज हो। तो वापस जाते समय इसने पिथौना को 326 ईसा पूर्व में फिलिप का पोरस के साथ युद्ध हुआ था। 326 ईसा पूर्व में, ये भी पूछ देता है, युद्ध हुआ था। और सिकंदर ने मालव भाग में लूटपाट की, और जब बेबीलोन पहुंचा, जहाँ से ये आया था बेबीलोन, ये कब पहुंचा? बेबीलोन पहुंचा 323 ईसा पूर्व में। जब वहाँ पहुंचा तो इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, क्योंकि जब वहाँ पे गया तो इसके अपने लोगों ने इसे जहर दे दिया था, अपने ही लोगों ने। और सिकंदर के गुरु ने
अपने लोगों ने जहर दे दिया। इसके जो अपने लोग थे। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। तो चलिए, हम लोगों का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और इससे ज़्यादा आप लोगों को सिकंदर के बारे में या विदेशी आक्रमण के बारे में एकदम नहीं पूछेगा, आप लोग यकीन रखिए। और चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल को। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेजस शिक्षा। और बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।